हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी आज साइंस की क्लास में। बहुत से बच्चों कमेंट्स आ रहे थे कि सर साइंस की क्लास नहीं आ रही है बहुत दिनों से, और हम लोग पेपर हमारे बिल्कुल पास आ गए हैं। और आप लोग जानते होंगे कि ये कोरोना दोबारा से लौट आया है, तो ऐसे में आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे फंडामेंटल क्लासेस बरेली ने एक आपके लिए बहुत ही अच्छा पहले भी कर रहे थे और भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा आपके लिए, आप मुझसे परिचित होंगे। जो परिचित नहीं हैं वो भी आज जान लेंगे, लेकिन हम लोग आज पढ़ाई के सिलसिले में मिले हैं तो पहले उसी की बात करेंगे। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बायोलॉजी से संबंधित है, जो हाई स्कूल में 10th लेवल में ये 100% आता है और 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 12th के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लैमार्कवाद का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। देखिए, अभी अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसे अभी लाइक और सब्सक्राइब मत करिए, चैनल के लिए थोड़ा रुक के करिएगा, ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ हम आपको अच्छा दे पा रहे हैं। अगर हम आपको कुछ अच्छा दे पाएँ तभी लाइक और शेयर करिएगा। आप विश्वास रखिएगा कि आपको बहुत ही अच्छा, आपको जितना अच्छा हो सकेगा हम उतना अच्छा आपको देंगे, ताकि आप भी कुछ अच्छा कर पाएँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ लैमार्कवाद का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए क्या है। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन होगा कि लैमार्क का जो पूरा नाम था वो इनका पूरा नाम, देखिए जब तक हम लोग उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क था, और ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपने जो भी विचार थे वो इन्होंने एक अपनी पुस्तक में वर्णित किए थे, जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इन्होंने जैव विकास के संबंध में बताया था। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आके कहे तो कह क्या रहा है। इन्होंने जैव विकास संबंध के बारे में ये एक अपनी व्याख्या दी थी। इन्होंने बताया कि जीवन में जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे पहले हमारी कुछ स्थिति अलग थी, पहले लोग कहते थे कि भालू के समान हम लोग थे, और आज स्थिति कुछ अलग है। तो जैव जीवों में कैसे कैसे विकास हुआ, जैसे पहले आप लोग शायद आपने सुना होगा कि पहले भालू टाइप के थे, चेहरे पे बाल थे, पूरे शरीर पे बाल थे, हम लोग पेड़ों के पत्ते का प्रयोग करते थे, वस्त्र वगैरह नहीं यूज करते थे। तो वही इन्होंने बताया कि आज हम लोग इतने डेवलप कैसे हो गए, कैसे हमारा विकास हुआ है। तो उसी को लेकर इन्होंने एक पुस्तक में अपने विचार लिखे थे, जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लैमार्कवाद ने अपने विचार किस पुस्तक में वर्णित किए थे, उसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। पहला है अंगों का उपयोग, या अगर मैं और आसान आपके लिए कर दूं तो चलिए आकार में बड़े होने की प्रवृत्ति, बड़े होने की आदत या प्रवृत्ति, एक ही बात है। और आप विश्वास करिएगा, ये आप लोग रटेंगे नहीं। इस क्वेश्चन को बहुत से लोग रटवा देते हैं, बट रटने से मज़ा नहीं आएगा। आप लोग देखिए कि आपके जीवन में कैसे उपयोग होता है। तो सबसे पहले लैमार्क ने बताया कि प्रत्येक जीव में, यानी अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव जो इस सृष्टि में जन्म लेता है उसमें बड़े होने की स्वाभाविक इच्छा और आदत होती है। अब चलिए मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज मैंने ही जन्म लिया, तो मैं जब जन्म लिया था तो इतना बड़ा तो नहीं था, छोटा ही था, और किसी ने मुझसे कहा कि बेटा इतने बड़े हो जाओ, तो क्या मैं बड़ा हो गया? नहीं ना, मैं अपनी इच्छा से बड़ा हुआ। जैसे कोई भी व्यक्ति हुआ, वो अगर जन्म लेता है तो अपनी इच्छा से, उसमें आदत होती है कि वो बड़ा होगा। किसी के कहने या ना कहने से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। जैसे अभी मुझसे कह दे थोड़ा छोटे हो जाओ, हम नहीं हो सकते। अभी कोई कहते आपसे कि थोड़ा और बड़े हो जाओ, क्या आप बढ़ जाएंगे? नहीं। ये स्वाभाविक आदत होती है हमारी, ये इच्छा होती है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं है कि किसी को खाना नहीं दे तो छोटा हो जाएगा, नहीं, वो भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे ने जन्म लिया तो सपोज लाइक इतना बड़ा था तो क्या इतना ही बड़ा जीवन में रहेगा? नहीं, चाहे उसे आप भोजन दें या ना दें,
लेकिन हो सकता है भोजन ना देने से उसकी मृत्यु हो जाए, बट वो आदत होगी उसमें ज़रूर, यानी बढ़ेगा तो ज़रूर। तो ये पहला पॉइंट उनका सही था कि आकार में बड़े होने की आदत होती है। दूसरा पॉइंट आया था इनका कि वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव। इन्होंने कुछ अपने पॉइंट दिए, पहले मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, उस मिटाएंगे नहीं यहाँ पर, उसके बाद आपके लिए बताएंगे आखिर ये और ऐसे कैसे एक्सप्लेन करें इसे। तो वातावरण का सीधा प्रभाव इन्होंने बताया, और अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिखते रहिए क्योंकि मैं आपको डेफिनेशन भी यहाँ बोल देता हूँ कि लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, जैसे 2 पौधे लीजिए, एक पौधे के लिए आप खुले में उगाइए और एक के लिए अंधेरे कमरे में रख दीजिए। अब आप देखिएगा 10 से 15 दिन बाद तो जो पौधा आपने खुले में लगाया है, जो छत पर या आपने बाहर लगाया है, उसकी स्थिति देखिए जाके, और जो अंधेरे में लगाया है उसकी स्थिति देखिए जाके। स्थिति ये होगी कि जो आपने अंधेरे कमरे में लगाया है वो पौधा थोड़ा मुरझाया हुआ होगा, और जो आपने बाहर लगाया है गार्डन में या कहीं छत पर लगाया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसका कारण यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे ये क्या है, लेकिन आप अगर चाहेंगे कमेंट करेंगे तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे हम। तो उसमें सूर्य का प्रकाश अंधेरे कमरे में नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाई और पौधे की वृद्धि नहीं हुई। हो सकता है कि 15 दिन बाद जब आप जाएंगे तो हो सकता है पौधा मुरझाया हुआ या मरा हुआ मिले। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो जीव हो। मैं यहाँ पे दोनों बातें बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति नहीं, जीव। जीव का मतलब पेड़ पौधे भी आते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें कोई ये कह दे कि नहीं व्यक्ति जीव में आते हैं, जीव में पेड़ पौधे भी आते हैं, ये इस बात को याद रखिएगा। तो लैमार्क ने जीव के बारे में बताया, ना कि केवल व्यक्ति के बारे में। उसके बाद इनका थर्ड पॉइंट था अंगों का उपयोग, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या बताया है इसको समझिएगा, और जो लोग कॉपी कलम निकाल के लिख रहे हैं वो लिखते रहिएगा। सबसे पहले परिभाषा सुनिए। लैमार्क के अनुसार जो व्यक्ति अपने जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं उस अंग का विकास होता है, और जिस अंग का उपयोग कम करते हैं वह अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। ये इसकी परिभाषा थी। क्योंकि लॉन्ग में आता है तो आपको कम से कम 1 पेज तो लिखना ही होगा। चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप लोग शायद जिम का नाम तो सुना ही होगा सभी ने। जब हम लोग जिम जाते हैं तो वो अलग अलग वर्कआउट कराता है, कहता है कि चेस्ट की अलग है, बाइसेप, ट्राइसेप, थाई फाई, ये सब अलग अलग होती हैं। तो हम जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेंगे, जैसे आपने देखें किसी के ये बाइसेप ये बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं, किसी के चेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी की थाई बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो क्यों अलग अलग एक्सरसाइज, जैसे आप अगर जिम में गए होंगे तो आपने देखा होगा पहले बाइसेप ये लगवाएगा तो इससे ये बाइसेप आपकी सुडौल हो जाती है। अगर आप चेस्ट लगाते हैं तो आपका चेस्ट अच्छा हो जाता है। तो हमने जिस अंग का उपयोग करा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लैमार्क जी कह रहे हैं। अभी इनमें कुछ कमियां पाई गई, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो इन्होंने ये बताया कि जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेंगे उस अंग का विकास होगा, वो अंग मजबूत बनेगा, और जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे वो अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। कैसे होगा इसका पता आपको आगे चलेगा। उसके बाद फिर उन्होंने पॉइंट दिया उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये क्या है इसको थोड़ा समझिएगा। इन्होंने बताया कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग तथा वातावरण प्रभाव के कारण जो मनुष्य में विभिन्नताएं आ जाती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे मनुष्यों में पहुंचती हैं या दूसरे जीवों में पहुंचती हैं। ये उन्हें बताया था। क्या बताया था कि अंगों के उपयोग या अनुपयोग, यानी अंगों के उपयोग करें या उपयोग उसका ना करें, या वातावरण के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जीवों में वो कहलाती हैं उपार्जित लक्षण। मतलब लक्षण उपस्थित हो रहे हैं, अर्जित हो रहे हैं, तो उसे कहेंगे उपार्जित लक्षण। और इन लक्षणों के वंशागत यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए इसको कहेंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि जो लक्षण उत्पन्न हुए हैं
जैसे एक व्यक्ति ने एक ही बाइसेप पे ध्यान दिया इस वाले पर, तो यही वाला मजबूत होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, तो ये वाला मजबूत हो गया। तो ये जो लक्षण उत्पन्न हुआ जिसमें वृद्धि हुई वो उपार्जित लक्षण हुए, और ये लक्षण जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। कैसे जाते हैं? जैसे अपनी संतानों में जाते हैं, तो वो क्या होंगे? हमारे उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेकिन इसके बाद इन्होंने ये पॉइंट दे दिए, तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। ये 4 आपके लिए सफिशिएंट हैं, बहुत ज़्यादा पर्याप्त हो गए 7 नंबर के लिए। बट अभी इन्होंने कहा है कि आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहले तो लैमार्क के उदाहरण समझिए कि लैमार्क ने अपने उदाहरण कैसे दिए थे। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, दिखता होगा कि उदाहरण, इन्होंने अपने जितने भी तथ्य इन्होंने दिए थे उनको एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया। जैसे एक मैं उदाहरण लेता हूँ, यहाँ पर 2 उदाहरण इन्होंने लिए थे। सबसे पहला है जिराफ का उदाहरण, दूसरा है सर्फ का उदाहरण। आगे ये कैसे कैसे फेल हुए हैं इनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि एक लेते हैं जिराफ का उदाहरण। जिराफ का उदाहरण ये पहला है, और दूसरा है सर्पों का उदाहरण। सर्पों का उदाहरण देखिएगा। सबसे पहले जिराफ का उदाहरण में अगर आप लोग कॉपी पेन लेके हैं तो समझिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि लैमार्क के अनुसार पहले जिराफ अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे और वहाँ की उगी हुई घास खाते थे, लेकिन वहाँ की अचानक जलवायु शुष्क हो जाने के कारण वहाँ की जो भी वनस्पतियाँ थीं वो सभी सूख गईं, जिसके कारण उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता था। क्योंकि उन्हें भोजन तो करना ही था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जो छोटी छोटी घास उगी थी वो जलवायु सूख जाने से, वहाँ की जलवायु शुष्क हो जाने के कारण वहाँ की घास तो अब रही नहीं। तो इन्होंने कहा कि अब ये क्या करेंगे जिराफ। तो जिराफ ने उचकना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपके लिए, एक छोटी सी घास उगाई आपके घर में, एक बड़ा सा पेड़ है तो घास तो जल्दी सूख जाएगी, बट बड़ा सा पेड़ नहीं सूखता है। तो अब चूंकि भोजन थोड़ा ऊपर था, पत्ते थोड़े ऊपर थे, तो जिराफ ने क्या किया? उचकना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके उचकते थे, गर्दन को लंबी करते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लैमार्क कह रहे हैं। क्या कहा इन्होंने? कि जिराफ पहले लंबी गर्दन वाले, छोटी गर्दन वाले और छोटे कद के हुआ करते थे और अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे, वहाँ की उगी हुई घास खाते थे। नोट करते रहिए इस बात के लिए। लेकिन अचानक वहाँ की जलवायु शुष्क हो जाने के कारण वहाँ की घास लुप्त हो गई और उन्हें अपने भोजन संबंधी क्रियाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी। इसलिए उन्होंने अपने पैरों और गर्दन का अधिक उपयोग किया और उचक उचक के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्ते खाने लगे। धीरे धीरे ये लक्षण उनकी पीढ़ियों में आता रहा। यानी उचकने से, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप ये लटकना स्टार्ट करिए, आपकी हाइट धीरे धीरे बढ़ जाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे इन्होंने कहा कि जब ये उचकते थे तो ये बहुत ज़्यादा, जब उन्होंने उचकना स्टार्ट किया तो कई वर्षों के बाद, बहुत वर्षों के बाद ये लंबी गर्दन वाले हो गए और इनके जो बच्चे उत्पन्न हुए वो लंबी गर्दन वाले हुए। इस प्रकार छोटी छोटी गर्दन वाले सभी जिराफ नष्ट हो गए और लंबी लंबी गर्दन वाले जिराफ आज उत्पन्न हैं, ये इन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा कि देखिए इनमें विकास हुआ, पहले छोटी गर्दन के जिराफ थे, आज लंबी गर्दन के जिराफ हैं, ये उन्होंने तथ्य दिया। ये गलत है या सही है इसकी चर्चा अभी बाद में करेंगे। उसके बाद दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया कि सर्पों का उदाहरण। इन्होंने कहा था कि पहले सर्पों के पैर हुआ करते थे, जिसके कारण उन्हें बिलों में घुसने में काफ़ी समस्या होती थी, यानी झाड़ियों में चलने में समस्या होती थी। जैसे एक मान लीजिए कि आपके अगर 4 पैर हैं तो आप झाड़ियों में से नहीं निकल सकते हैं, बट अगर कोई आपके पास जैसे इस टाइप की कोई स्टिक लकड़ी वगैरह है तो वो आराम से बाहर चली जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि सांप के पहले 4 पैर हुआ करते थे और ये झाड़ियों में घुसते थे, बिलों में घुसते थे, तो उन्हें अधिक समस्या होती थी। धीरे धीरे उन्होंने पेट के बल रेंगना स्टार्ट कर दिया और जब ये रेंगते थे तो धीरे धीरे इनके पैर लुप्त हो गए, यानी घिसने लगे। और ये अनेक पीढ़ियों के बाद इनके धीरे धीरे करके सारे पैर लुप्त हो गए और उनके जो बच्चे उत्पन्न हुए वो बिना पैर के थे, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन इसके बाद भी इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए गए कि आप बिल्कुल गलत हैं,
हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन आप जानते होंगे किसी ने अगर पहली बात रखी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो काबिलियत होगी ही होगी। ये भले ही विफल हुए, लेकिन कुछ हद तक, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक इनमें सच्चाई भी है। इससे पहले किसी ने इसके बारे में नहीं बताया था। चलिए इस पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। अब बताते हैं कि इनकी आलोचना क्या हुई और कैसे हुई, किसने इनकी आलोचना की। आलोचना का मतलब होता है कि किसी में कमियां निकालना। जैसे आप लोग ही कमियां निकालते होंगे कि ये पढ़ने में हमसे बहुत ज़्यादा होशियार है, हम बहुत होशियार हैं। चलिए आलोचना ये पूछी जाती है, 7 नंबर आपको तभी मिलेंगे। अनसॉल्व पेपर आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हर साल, लगभग हर साल ये क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा जाता है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आगस्त बीजमान। आगस्त बीजमान, सबसे पहले इसकी चाहे परिभाषा आप सुन लीजिए। पहले परिभाषा देते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि हम क्यों नहीं भूलते। देखिए मेरे यहाँ पे फिट है, कैसे आप याद करेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे लंबे समय तक याद रहता है। चलिएगा, इसकी डेफिनेशन ये है कि लैमार्क ने 21 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी। ध्यान से सुनिएगा, आगस्त बीजमान जी ने 21 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी और फिर उन्होंने उनमें संकरण कराया, यानी कहने मतलब प्रजनन कराया। और जब उनकी संतानें उत्पन्न हुई तो ऐसा 22वीं पीढ़ी में नहीं हुआ कि जिनकी पूंछ ना मिली हो। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने चूहे लिए, पहली बार में एक चूहा एक चूहिया को लिया, उनकी पूंछ को काट दिया और पिंजड़े में बंद कर दिया। अब उनमें प्रजनन कराया तो उनकी जो संतान मिली उसके भी पूंछ थी। फिर से उन्होंने करा कि हो सकता है चलो एक बार में ना आए, दूसरी बार करा, ऐसा उन्होंने 21 बार किया। मतलब कि बार बार उन्होंने चूहों की पूंछ काटी और उनसे उत्पन्न देखें कि संतानें हैं या नहीं हैं, यानी जो पूंछ है वो है या नहीं है। लेकिन ऐसा 22वीं पीढ़ी में उन्हें नहीं मिला कि पूंछ काटी हो और बच्चा जो नॉर्मल हुआ हो, यानी उसके पूंछ ना हो। फिर उन्होंने कहा कि यह आपने गलत दिया था कि जिस अंक का हम उपयोग करते हैं उस अंक का विकास होता है और वो अगली पीढ़ी में चला जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने देखी चूहों की पूंछ काटी, अब तो पूंछ नहीं है तो कायदा में इनके बच्चों की पूंछ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो हमारे लैमार्क थे वो गलत साबित हो गए। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण लिया और बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई। जैसे ये तो पहला था कि चूहों की पूंछ काटना, चूहों का उदाहरण ये अगस्त बीजमान ने लिया। यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको बता देते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि अंधे माँ बाप की संतानें अंधी नहीं होते, ये बिल्कुल बात सत्य है। जैसे अब ये कह रहे हैं अगस्त बीजमान लैमार्क की बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो वो हम आपको बता रहे हैं क्या थी। इन्होंने कहा कि लैमार्क जी आपकी बात 100% सत्य है। आपने ये कहा कि जिस अंक का हम उपयोग करेंगे उस अंक का विकास होकर अगली पीढ़ी में जाएगा। तो आप बताइए कि क्या अंधे माता पिता की संतानें अंधी होती हैं? नहीं। जबकि आप कह रहे थे कि जो लक्षण होते हैं माता पिता के वो उनकी संतानों में जाते हैं, लेकिन अंधे माता पिता की संतानें अंधी नहीं होती। ये गलत साबित हो गए लैमार्क। फिर उन्होंने कहा कि पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता। और भी उदाहरण दिए। उन्होंने कहा था कि चीन में लड़कियां अपना पैर पतला करने के लिए लोहे का जूता पहनती हैं। अब चूंकि चीन में लड़कियों ने अपने पैर पतले कर लिए, अब जो कुछ समय पश्चात उनकी संतानें उत्पन्न होंगी तो जायज़ सी बात है ये लक्षण उनके संतानों में जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पैर तो पतले हो गए, बट उनकी संतानों में ये लक्षण नहीं गया। उन्हें भी अपना पैर पतला करने के लिए लोहे का जूता पहनना पड़ता है। एक और बता देते हैं आपके लिए। फिर इन्होंने कहा कि सबसे पॉपुलर उदाहरण है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आप लोग समझेंगे, कि औरतें नाक कान छिदवाती हैं। औरतें नाक कान छिदवाती हैं तो जब उनके नाक कान छिद गए तो फिर उनकी जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनकी लड़कियों के लिए कान नाक छिदवाने क्यों पड़ते हैं? यानी ऐसे आप लिखेंगे पेपर में कि औरतें नाक कान छिदवाती हैं परंतु उनकी लड़कियों के लिए भी नाक कान छिदवाने पड़ते हैं। जबकि आप कह रहे थे, यानी अगस्त बीजमान जी कह रहे हैं लैमार्क से कि आपने ये कहा था कि लक्षण जाएंगे, माता पिता के लक्षण जाएंगे संतानों में, लेकिन जिस औरत ने, जिस लेडीज़ ने अपने नाक कान छिदवा दिए
और उनकी संतानें उत्पन्न हो रही हैं तो कायदा वो तो नाक कान छिदी वाली होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो क्योंकि उन्हें अपने नाक कान दोबारा छिदवाने पड़ते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन था। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे भी कैसे याद है, आप भी याद कर सकते हैं अगर देखिएगा थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो, क्योंकि शायद आप लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं तो हो सकता है आपको आज समझ में ना आया हो, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे थोड़ा और हम अपने में सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप लोग भरोसा करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना की वजह से आप लोग जानते हैं कितनी सारी तकलीफ़ों का सामना हम लोग कर रहे हैं, और ऐसे में फंडामेंटल क्लासेस बरेली ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने के लिए सोचा है। अगर आप लोग इसी के लिए सिर्फ हमें ही पढ़ते रहेंगे तो आपसे वादा करते हैं कि साइंस या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि साइंस हम ले रहे हैं तो साइंस में 85 तो कहीं नहीं गए, आपसे 100 ऑफ 100 कर दें ये धोखा होगा, लेकिन 85+ का हम आपके लिए करवा सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन कुछ नहीं था, आज का क्वेश्चन ये था कि लैमार्क का पूरा नाम, लैमार्क का नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क था। इन्होंने अपने विचार कुछ दिए थे, जैसे हम लोग मत देते हैं तो कहीं लिख देते हैं। इन्होंने एक पुस्तक ली थी जिनका नाम था फिलॉसफी जूलॉजी। फिर उन्हें पॉइंट दिए थे, उनमें पहला पॉइंट क्या था कि आकार में बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा क्या था, वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी प्रत्येक व्यक्ति पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट था अंगों का उपयोग और अनुपयोग, यानी जिस अंग का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं उस अंग का विकास होता है, जिसका उपयोग नहीं करेंगे वो अंग गायब हो जाता है। तीसरा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मतलब है कि जो विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएँ का मतलब होता है कि अपने जैसे एक ही माता पिता की संतान एक जैसी नहीं होती। अगर आपको ये समझना है तो हमारी अगली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। फिर उनका आलोचनात्मक वर्णन हुआ, उसमें हमने 4-5 पॉइंट दिए और उन्हें उदाहरण दिए। इतना बहुत ज़्यादा पर्याप्त है, 7 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी विद्यार्थियों का भी भला हो जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।